नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम ईवीएस के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो हमारा पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा है उसके आज थर्ड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका ला रखा है और इसके पहले हमने पॉलिटी को कवर कर रखा है, हिस्ट्री को कवर कर रखा है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप उन सब वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम। इनमें से इकोसिस्टम को एक वेस्ट वे में कौन सा डिफाइन कर रहा है। देखो, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये सॉरी, मतलब बायोटिक फैक्टर जो है ना, वह कैसे इंटरेक्ट कर रहा है बायोटिक फैक्टर्स से और फिर जो ये बायोटिक फैक्टर्स है उससे एक गिवन एरिया में। ठीक है, मतलब क्या है, बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है ना, वह कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस एरिया में रह रहे हैं उसमें जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर गलत है। मतलब एक दूसरे से बस इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए, एबायोटिक फैक्टर से भी इंटरेक्ट होना चाहिए जिस कम्युनिटी जिस इन्वायरमेंट में वह रह रहे हैं। ठीक है, द द पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। या तो इन्वायरमेंट हो गया, इकोसिस्टम पूछा है। ठीक है, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट होगा यहाँ पे, टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डी क्या है, द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखो करेक्ट। इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ठीक है, इकोसिस्टम जो फंक्शनल यूनिट होता है ना नेचर का, उसको शो करता है। क्या करता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली, जैसे आप प्रोड्यूसर ले सकते हो, कंज्यूमर ले सकते हो और डिकम्पोजर ले सकते हो। ठीक है, वह इंटरेक्ट कर रहे हैं देमसेल्फ के साथ, एमंग देमसेल्फ एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल्स, मतलब ये बायोटिक फैक्टर्स के साथ। ठीक है, ये बायोटिक फैक्टर्स हमने ऑलरेडी इन्वायरमेंट के वीडियोज में कवर कर रखा है। ठीक है, अगर आप उसको देख सकते हो अगर आप ये सारी कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आ रहे हैं तो। ठीक है, एन इकोसिस्टम कैन be of any size but usually encompass specific and limited species। ठीक है, देखो इकोसिस्टम एक किसी भी साइज का हो सकता है बेसिकली अगर बात करें तो, बट यूजुअली देखें तो हमें काफ़ी स्पेसिफिक होता है और लिमिटेड साइज में देखने को मिलता है। आप एग्जांपल के तौर पे इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम को ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन को आप खुद वीडियो वॉच करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्या पूछा है, पूछा है व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव एंड इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। मतलब क्या है, जो नाइट्रोजनियस मतलब नाइट्रोजन का बेसिकली जिसमें नाइट्रोजन के वो मिलते हैं तत्व, एक तरह से एलिमेंट्स, उस फर्टिलाइजर को अगर हम एक्सेसिव में वे में एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, इसको बताना कौन सा इसमें से सही है। Proliferation of nitrogen fixing microorganism in soil can be occur। प्रोलिफरेशन मतलब क्या है, रैपिड इंक्रीज। मतलब क्या बेसिकली बोल रहा है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वह सॉइल में काफ़ी रैपिडली इंक्रीज कर जाएंगे अगर हम एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट वे में जो नाइट्रोजन के बेसिकली नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स हैं उसका यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो देखो ये हमारा ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर एक्सेसिव वे में नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट है तो उससे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वह रैपिडली इंक्रीज नहीं करेंगे। जितना नाइट्रोजन हमारे सॉइल में रहेगा उतना इनका पॉपुलेशन कम रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो इसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट में फर्स्ट गलत हो जाएगा। फिर सेकंड क्या बोला है, इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ द सॉइल कैन टेक प्लेस। इंक्रीज इन एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही है। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू ग्राउंड वाटर कैन अकर। ऑब्वियसली जो लीचिंग है नाइट्रेट का ग्राउंड वाटर में हो सकता है अगर हम नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में।
ठीक है। जब उसका इरिगेशन करेंगे उसके थ्रू कहीं ना कहीं लीच कर जाएगा, उसके थ्रू वो नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसमें जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, मोर नाइट्रोजन इन सॉइल लीड्स टू लेस नीड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा सॉइल में नाइट्रोजन रहेगा उसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉइल बैक्टीरिया है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी नीड कम होगी सॉइल में। ठीक है, तो इसी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत था। और दूसरा तीसरा तो सही था। एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इंक्रीज द, क्या इंक्रीज करता है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है सॉइल में। और साथ ही साथ जो नाइट्रेट्स हैं जब वो लीच कर जाते हैं ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली उसको फेज आउट करता है, उसको कंट्रोल करता है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस है जो कि इससे डील करता है? ठीक है, तो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं? चीज़ हो गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, HFCs हो गए। ये सारी चीज़ें जो आती है ना, बेसिकली जो मॉडर्न हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज होते हैं, बेसिकली उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज होते हैं जो कि ओजोन को काफ़ी रैपिड वे में डिप्लेट करते हैं। अभी आप अंटार्कटिका सिचुएशन देखो, वहाँ पे जो ओजोन होल है काफ़ी वाइड होता जा रहा है। आप देख ही रहे हो क्या सिचुएशन बना हुआ है वहाँ पे। तो बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं कि इसको फेज आउट करने का, उसको कंट्रोल करने का जो जिम्मा उस किसने उठाया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये सारी चीजें लाई गई थी। देखते हैं आगे। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट इज अ प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के थ्रू कहीं ना कहीं आया था, जो कि डील करता है किससे? सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट है। विट्रो वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल IBRD, इसको इस्टेब्लिश किया था और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश किया था। वो यह कहीं मतलब दूर दूर तक जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज हैं बेसिकली उससे डील नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसलिए गलत था। सेकंड तो हमारा सही था। सी क्या बोल रहा है, कोयोटो प्रोटोकॉल किससे डील करता है? रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ये इंपॉर्टेंट। देखो, विट्रोवुड्स क्या था बेसिकली? कॉन्फ्रेंस था जो कि जो वर्ल्ड बैंक का होता ना स्थापना, उसका किया था। वर्ल्ड बैंक का बेसिकली स्टैब्लिशमेंट उसी के थ्रू हुआ था। फिर उसके बाद IMF हो गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कैसे डील करता है? रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है उसके रिडक्शन की बात करता है। और फिर उसके बाद एक नगोया प्रोटोकॉल था, ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था। किसका? जो 1992 में कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो आया था उसके उसका। ठीक है, on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefit arising from their utilization। जो जेनेटिक रिसोर्सेज है बेसिकली, हाँ, उसको एसेस करना और उसका जो बेनिफिट है इक्विटेबल वे में कहीं ना कहीं शेयर करना टू एवरीवन। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज द रियो 20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन न्यूज़? देखो, उस टाइम के न्यूज़ में बेसिकली ये था। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को उठाया गया था। इसमें बोल रहा है, इट इज ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज ए मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इट इज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर कंट्री ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। देखो, ये बेसिकली फर्स्ट वाले से रिलेटेड है। क्या है? इट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस है जो कि बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करता है। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो, रियो 20 क्या है? ये एक शॉर्ट नेम है किसका? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच टुक प्लेस कब? 2012 में रियो दे जेनेरियो, जो ब्राजील में एक जगह है, वहाँ पे जो भी समिट हुआ था। ठीक है, यह 20 ईयर्स को सेलिब्रेट किया गया था, जो अर्थ समिट हमारा हुआ था। ठीक है, जो ये सबमिट हुआ था बेसिकली इसमें जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर NGOs अदर ग्रुप्स कहीं ना कहीं एक साथ आए थे। और जो
सस्टेनेबल वे में अर्थ है बेसिकली उसको कैसे लेके चला जा सकता है, उसके बाद जो पॉवर्टी रिडक्शन है, सोशल इक्विटी है, बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, उसको कैसे इंश्योर किया जाए, ये सारी चीज़ों पे बात किया गया था उनके द्वारा, ठीक है। ऑफिशियल डिस्कस फोकस्ड ऑन 2 मेन थीम्स। जो ऑफिशियल इसका डिस्कशन था बेसिकली वो 2 मेन थीम पे बेस्ड था। किस पे? हाउ टू बिल्ड ए ग्रीन इकोनॉमी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। कैसे ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, हाँ, जिससे हम जो सस्टेनेबल गोल्स है हमारे बेसिकली उसको अचीव किया जा सके, और साथ ही साथ जो पीपल पॉवर्टी में दबे हुए हैं उसको कैसे उससे निकाला जा सके, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ दूसरा क्या एम था बेसिकली, थीम क्या था इसका, कि कैसे हम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स है उसको इनहेंस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी is constituted under the जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कंस्टिट्यूशन। हमने प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे ना उसमें हमने देखा था कि इसको किसके अंडर कंस्टिट्यूट किया गया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में कंस्टिट्यूट किया गया था। देखो ऐसे लिंक्ड है चीज़ें, कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर ऐसे आपने पीवाई की उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज किया है तो, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सेटअप किया गया था। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ठीक है। और ये फंक्शन किसके अंडर में करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर फंक्शन करता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज, जैसे हो गया लार्ज स्केल यूज ऑफ हाइड्रोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एंगल, ठीक है। अप्रेजल करना बेसिकली जो लार्ज स्केल यूज ऑफ किसका है, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसके साथ साथ देखें तो यह ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर अप्रेजल ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट्स इनटू इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल, ठीक है। जो रिलीज हो रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स उसको आकलन करना, उसका आकलन करना, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं देखना चीज़ों को, ठीक है। जो GAC है चेयर किसके द्वारा किया जाता है भाई, स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड को चेयर्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। को चेयर किसके द्वारा किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया, अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट क्या देखा है, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एक कॉन्सेप्ट है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन से आया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। नहीं ये गलत है, यह दिया गया था किसके द्वारा, नॉर्मन मेयर। कब दिया गया था, 1988 में, ठीक है। इनके द्वारा दिया गया था ये जो वर्ड है बेसिकली, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा नहीं दिया गया था, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन रिफर्ड टू एज इंटरनेट इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। जो इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज होते हैं उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता है। तो देखिए हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ये नहीं सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसके द्वारा, नॉर्मन बायर्स के द्वारा दिया गया था 1988 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप है, क्या करता है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्ट्राइव करता है टू कंजर्व बर्ड्स, बर्ड्स को कंजर्व करना, साथ ही साथ उनके जो हैबिटाट्स हैं उनका जो घर है उसको प्रोटेक्ट करना, और जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना। कैसे, वर्किंग विथ पीपुल, जो पीपुल है ना उनके साथ वर्क करना, और उनके साथ वर्क करना सो दैट जो सस्टेनेबिलिटी है वो बना रहे इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है।
स्टेटमेंट सेकेंड हमारा गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडिया है ना, वह हमारे द्वारा वह फर्स्टली पुट फॉरवर्ड किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में, ठीक है। थर्ड करेक्ट है, इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन रिफर्ड एज इंटरनेशनल बर्ड एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN and Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which of the following statement is are correct? हमें IUCN के रिस्पेक्ट में और जो साइट्स के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या पूछ रखा है। IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। मतलब क्या है कि IUCN जो है ना, वह एक ऑर्गन है, हाँ, एक कहीं ना कहीं पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट्स होगा, ठीक है। बोल रहा है IUCN एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और साइट्स क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में। ये गलत है। IUCN क्या है ना, एक NGO है, ना कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। और जो साइट्स है, यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है बेसिकली। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? IUCN रन्स थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को रन करता है, फील्ड प्रोजेक्ट्स को रन करता है, जो कि किस में हेल्प करता है? बेटर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट को। सही है, ये ऑप्शन सही है हमारा, इस स्टेटमेंट में सही है, ठीक है। साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव ज्वाइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ द नेशनल लॉ। मतलब क्या ये बोल रहा है कि जो साइट्स है ना, वो लीगली बाइंडिंग है, मतलब इसके जो भी जितने भी गाइडलाइंस है, आपको रिलीजियसली फॉलो करना होगा, मतलब उसको मानना होगा बेसिकली। बट जो कन्वेंशन है ना, डज नॉट टेक प्लेस द नेशनल ऑफ नेशनल लॉज, ये भी हमारा सही है, यह लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। दूसरा तीसरा हमारा सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है। देखो, IUCN क्या है, एक NGO है, का फॉर्म किया गया था 1948 में, अक्टूबर 1948 में। क्यों फॉर्म किया गया था? एज द इंटरनेशनल यूनिट फॉर किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के लिए बेसिकली इसे फॉर्म किया गया था, ठीक है। और वही हमारा जो साइट्स है, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जो कि कंडक्ट किया गया था अंडर द एजिज ऑफ जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, UNEP, उसके एजिज पे, ठीक है, उसके तहत। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट में सेकेंड हमारा करेक्ट था, ठीक है। IUCN क्या करता है? सपोर्ट करता है साइंटिफिक रिसर्च, मैनेज फील्ड प्रोजेक्ट्स ग्लोबली, और उसके साथ साथ क्या करता है? ब्रिंग गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, कंपनीज एंड लोकल कम्युनिटी टुगेदर, क्या करने के लिए? डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज को, बेसिकली जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह होता है, उसको डेवलप करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन सबको कहीं ना कहीं बोलता है, इन सबको एक साथ लाता है, ठीक है। साइट्स क्या होता है? एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है बेसिकली, बट अगर देखें तो इट डज नॉट टेक प्लेस ऑफ द नेशनल लॉज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज आर करेक्ट? जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है बेसिकली, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखा है, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्शन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। मतलब बोल रहा है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड का बेसिकली एम है, वह एम है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो भी हैं, उनको असिस्ट करना, सो दैट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट कर सकें, और उसके साथ ही साथ मिटिगेट कर सकें, मतलब कम कर सकें, ठीक है। इट इज फाउंडेड अंडर द एजिज ऑफ UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। गलत है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेड हुआ था अंडर द UNFCCC, इसके अंडर में, ठीक है। आप आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सही है ऑप्शन, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इट इज ए UNFCC फाइनेंशियल टूल, ठीक है। UNFCC का एक फाइनेंशियल टूल है। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है बेसिकली, अलाइन है विथ इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी हमारा सही है, ठीक है। एम क्या है? एम है कि कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली
to the worldwide community mitigation adoption effort to combat climate change, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड हमारा इनकरेक्ट था। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वाज डिस्कस इन कनकन कमिट 2010 में FCCC एंड फाइनली अडॉप्टेड इन डरबन समिट 2011 में, ठीक है। डिस्कस कब किया गया था? जो कनकन समिट हुआ था किसका? UNFCCC का 2010 में, तब डिस्कस किया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड को, और फाइनली अडॉप्ट कब किया गया था? डरबन समिट, मतलब उसके नेक्स्ट साल में 2011 में जो समिट हुआ था इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यह क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग ए स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट ए रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बोल रहा है कि एक कौन सा नेशनल पार्क इसमें से है जो स्वैम्प है? स्वैम्प मतलब ये दलदल होता है, ठीक है, जिसपे हमें वेजिटेशन बेसिकली फ्लोटेड देखते हैं, ऐसे तैरते हुए दिखती है, और सपोर्ट करता है एक रिच बायोडाइवर्सिटी का। तो इसका आंसर हमारा होगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क होगा। यह कहाँ है? यह है स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में है। बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। देखो, बी ऑप्शन हमारा सही है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिशनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली मणिपुर का, वहाँ पे है, ठीक है। और यह एक ओनली फ्लोटिंग पार्क है दैट एग्जिस्ट, और क्रूशियल कंपोनेंट है लोकतक लेक का। एक क्रूशियल कंपोनेंट माना जाता है लोकतक लेक का। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाई करता है, बेसिकली मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में ही है, ठीक है। अगर देखें तो इसको लोकली अदर नेम से जानते हैं, जैसे पुमुंडी, पुमड़ी। इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था? एल्स डियर नेशनल हैबिटाट्स, ठीक है। जो एल्स डियर है बेसिकली उसके नेचुरल हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बेसिकली बनाया गया था, ठीक है। और 1977 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लोरा फौना क्या क्या प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज ए क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्कटिक? ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्कटिक, तीनों चारों कहीं ना कहीं क्लाइमेट को शो करता है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा क्या? नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे हमें नामदफा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो, नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड 27 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के 27 डिग्री नॉर्थ में एलिवेटेड लैंड है ना, एंड इट इज लोकेटेड एट द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर पे बेसिकली लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है। नामदफा पार्क इज ए सब ट्रॉपिकल जोन। कहाँ पे पाया जाता है? सब ट्रॉपिकल जोन में। बेसिकली कहाँ पे है ये सब ट्रॉपिकल? जैसे ट्रॉपिकल हो गया सब उधर, उसके जो नियर बाई एरिया जो सब ट्रॉपिकल में, बिकॉज इट इज 27 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, बट बिकॉज इट एल्टीट्यूड रेंज ऑफ 200 मीटर टू 4571 मीटर, इट्स क्लाइमेट चेंज एंड इट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ रेन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रेन को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, आर्कटिक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो, डिगोंग हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, जिसे हम सी काऊ भी बोलते हैं। विथ रेफरेंस टू डिगोंग a mammals found in India, which of the following statement is are correct? It is a herbivorous marine mammal. It is found along the entire coast of India. It is given legal protection under Schedule First of Wildlife Protection Act 1972. पहला देखते हैं, इट इज ए हर्बीवोरस मरीन एनिमल्स, मतलब क्या है? बेसिकली शाकाहारी। क्या ये शाकाहारी होते हैं? जी हाँ, यह एक हर्बीवोरस मरीन एनिमल है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है? इट इज फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के इंटायर कोस्ट पे ये मिलता है। नहीं है, गलत है।
ये हमें गल्फ ऑफ मन्नार जो है, गल्फ ऑफ कच्छ जो है, पार्क वे है, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलता है। हमने ये देखा था प्रीवियस लेक्चर में, इसको देखा था काफ़ी डिटेल में, कहाँ कहाँ यह पाया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड क्या दे रखा है, इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर किसके, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब क्या है बेसिकली, इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। जी, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखते हैं आगे। देखो देखो सिकाऊ जी के डिगोंग बोलते हैं, ये कहाँ मिलता है, फाउंड अराउंड ओवर 30 कंट्रीज एंड इंडिया आर सीन इन द, कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पार्क वे एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ओवर 13 कंट्रीज में देखा जाता है बेसिकली इसके पॉपुलेशन को। ठीक है, अगर इंडिया में की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को, पार्क वे हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया। ठीक है, हाँ, इसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसमें से कौन है, गंगेटी डॉल्फिन। देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसे मतलब काफी इजी क्वेश्चन पूछ लिया था उस टाइम पे। देखो गंगेटिक डॉल्फिन ऑल्सो गॉट सुसु, सुसु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। गंगेटिक डॉल्फिन की बात करें, ऑफिशियली ये डिस्कवर्ड किया गया था 1801 में। ठीक है, हम सुसु के नाम से भी जानते हैं। हैबिटाट गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णपुल्ली, सांगू रिवर, बेसिकली सिस्टम नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश में पाया। गंगा रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में बेसिकली ये रह सकती हैं। फीचर इसका है इसेंशियली ब्लाइंड होती हैं। ठीक है, हंट किससे करती है, बाय एलिमिनेटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड को एलिमिनेट करके हंट करती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्या करता है, विच पाउंड्स ऑफ फिश एंड अदर प्रे एनेबलिंग देम टू सी एन इमेज इन देयर माइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2015 का पूरा क्वेश्चन हो गया, हमने काफ़ी अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब 2016 की ओर बढ़ते हैं। 2016 के जितने भी क्वेश्चन ईवीएस में पूछे गए हैं उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, जो गडगिल कमेटी रिपोर्ट आया था और जो कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट आया था, हाँ, वह न्यूज में किससे रिलेटेड था। ठीक है, देखो यह जो प्रोटेक्शन है बेसिकली वेस्टर्न घाट का, उससे रिलेटेड था। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली, ये प्रोटेक्शन की बात करता है, क्या क्या गाइडलाइन दिया गया था इसके द्वारा कि हम वेस्टर्न घाट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी बात किया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। देखो डी हमारा सही है, गार्डिगल कमेटी रिपोर्ट और जो कस्तूरी कमेटी रिपोर्ट था बेसिकली कस्तूरी रंजन, वह रिलेटेड था प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से। देखो गार्डिगल कमेटी रिपोर्ट 2011 में आया था, इको सेंसिटिव एरिया, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल था बेसिकली किसके द्वारा चेयर किया गया था, प्रोफेसर माधव गडगिल, जो कि स्टैब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था इट वाज कंस्टिट्यूटेड टू प्राइमरीली डिमार्केट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इन वेस्टर्न घाट। जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है बेसिकली उसको डिमार्केट करना, उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना, और उसके साथ साथ रिकमेंडेशन देना जिससे कि मैनेजमेंट किया जा सके इस सब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज का। ठीक है, कस्तूरी रंजन रिपोर्ट आया था 2013 में, इसे एग्जामिन करने के लिए किया गया था जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली एक्सपर्ट पैनल था उसके रिपोर्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है बेसिकली, जो ग्रीन इंडिया मिशन था, हाँ, उसके एम को डिस्क्राइब करना। स्टेटमेंट दे रखा है, द इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट कॉस्ट इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट देयरबाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का बेनिफिट हो रहा है और जो कॉस्ट है बेसिकली उसको यूनियन और जो स्टेट बजट्स है ना उसमें इनकॉर्पोरेट करना, उसमें कहीं ना कहीं लाना, सो दैट इम्प्लीमेंट किया जा सके ग्रीन अकाउंटिंग को। ठीक है, सेकंड क्या था, लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू इनहेंस एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन फ्यूचर। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को कहीं ना कहीं लॉन्च करना सो दैट जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है ना उसको इन्हेंस किया जा सके और इंश्योर किया जा सके फूड सिक्योरिटी को बेसिकली। गलत है हमारा, कोई सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह की बात नहीं किया गया था इसके द्वारा। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या बोला, रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाई
ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडॉप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है। वेरियस एडॉप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स को लेकर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कॉम्बैट करना बेसिकली, और रिस्टोर करना जितने भी फॉरेस्ट कवर है उनको, ठीक है। हमारा स्टेटिव नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर देखें तो कोई जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करने की बात नहीं किया गया था इसके द्वारा यूनियन एंड स्टेट बजट में, और साथ ही साथ जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको भी लॉन्च करने की बात नहीं किया गया था इसके द्वारा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज यानी पीसीसी लॉन्च्ड 8 मिशन एंड जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसमें से एक था। एम क्या था बेसिकली? एम था टू मेंटेन, रिस्टोर, इम्प्रूव इंडियाज dwindling forest cover and combat the climate change through the combination of adoption mitigation strategy, ठीक है। मतलब जो फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रॉय हो रहा है बेसिकली डिजर्टिफिकेशन की वजह से, जैसे फॉरेस्ट कट रहे हैं, डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, उन सबको कहीं ना कहीं रिस्टोर करना, ठीक है। तो ग्रीन इंडिया मिशन था वह लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर, इनहेंस इंडियाज फॉलिंग फॉरेस्ट कवर, जो फॉलिंग फॉरेस्ट कवर है बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, साथ ही साथ इनहेंस करना। टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एडोप्टेशन एज वेल एज मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है। टू इंक्रीज फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, जो फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड है बेसिकली जो नियर बाई एरियाज में पीपल रह रहे हैं, ठीक है, विलेजेस एरियाज हैं, उनके लाइवलीहुड को इनहेंस करना, और जो फॉरेस्ट जो डायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। इनहेंस एनुअल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाई 50 to 60 मिलियन टन पर ईयर, ठीक है। 50 से 60 मिलियन टन जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है बेसिकली उसको इनहेंस करना, उसको इसमें लाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? In the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? क्या बोल रहा है? जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कौन कौन से गैसेस को इनकलकेट किया गया है, इंक्लूड किया गया है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जी हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड जी हाँ, इन तीनों को इंक्लूड किया गया, मीथेन को नहीं किया गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बी हमारा सही आंसर होगा, दूसरा तीसरा चौथा। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। देखो, देखो ऑप्शन नंबर बी सही है। NO2 CO2 तो नहीं है ना? NO2 CO और SO2 आर नॉर्मली कंसिडर इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक स्टैटिस्टिक है, बेसिकली यूज किया जाता है पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए कि एयर की क्वालिटी क्या है बेसिकली, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो एयर की सिचुएशन है दिल्ली में और जो अदर सिटीज़ में वो अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, जिसकी वजह से जो ये सारी इंडेक्सेज हैं उसको लाया जाता है सो दैट पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके हार्मफुल गैसेज से, ठीक है। जो 5 contaminants that endanger human health can be represented by the AQI, जैसे हो गया ग्राउंड लेवल ओजोन, हो गया O3 जिसे हम बोलते हैं। देखो ग्राउंड लेवल जो ओजोन होता है ये हार्मफुल होता है, ठीक है। वहीं पे जो अपर लेयर वाला देखे तो हमारे लिए अच्छा ही होता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेजेस होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रिवेंट करता है अर्थ तक आने में, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर्स हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ऑल एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल द कैलकुलेटिंग ऑफ AQI, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, इसमें अदर भी जो बेसिकली गैसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कर रहे हैं? देखो द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज समथिंग सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है। कुछ हमें न्यूज में देखने को मिला था उस टाइम पे, वो किससे डील करता है, मतलब क्या चीज बताता है? प्लेज मेड pledges made by the European countries to rehabilitate refugee from war affected Middle East, जो मिडिल ईस्ट में बेसिकली वार अफेक्टेड रीजन्स हैं वहाँ से जो रिफ्यूजी आ रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, मतलब अपने कंट्री में शरण दे देना, गलत, इसे डील नहीं करता, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, एक बेसिकली प्लान है सो दैट जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो ले सकें, जिससे क्या करना है, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ये सारी गलत है, इससे डील नहीं करता, ठीक है। किससे डील करता है? क्लाइमेट चेंज से डील करता है वर्ल्ड में बेसिकली, ठीक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो
इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है? प्लान ऑफ एक्शन है आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कम्बाइट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को कम्बाइट करने के लिए बेसिकली इसे वर्ल्ड के कंट्रीज के द्वारा आउटलाइन किया गया था, बनाया गया था। अगर देखें तो एनडीसी है ना, एट द हार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एट एम्बॉडी एफर्ट बाय ईच कंट्रीज टू रिड्यूस नेशनल इमिशन एंड अडेप्ट टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हर कंट्री को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है कि आप कुछ एफर्ट्स को लाइए, कुछ एफर्ट्स लगाइए सो दैट जो नेशनल इमिशन है ना उसको रिड्यूस किया जा सके, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे अडेप्ट किया जा सके। ठीक है, जो द यूएनएफसीसी इन इट्स नेशनली डिटरमाइंड contribution synthesis report that has called for more ambitious climate action plans for by the countries in order to achieve the Paris Agreement target of containing a global temperature rise to 2 degrees Celsius by the end of century। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली कि बहुत सारे ऐसे एम्बिशियस प्लान को लाना सो दैट जो क्लाइमेट चेंज है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ जो बताया गया था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले मोर देन 2% इंक्रीज नहीं होना चाहिए क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल, किसके लिए? फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वालिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है बेसिकली गवर्नमेंट और बिजनेसेस के लिए, सो दैट जो वो अंडरस्टैंड कर पाए, क्वालिफाई कर पाए और साथ ही साथ मैनेज कर पाए जितने जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, यही हमारा सही है। ठीक है, इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव टू डेवलपिंग, गलत है। इट इज an intergovernmental agreement ratified by the all the member countries of the United Nations to reduce greenhouse gas emission to specified level of level by the year 2022। हाँ, it is one of the multilateral रेड प्लस इनिशिएटिव होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, गलत है। पहला हमारा सही है। क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है गवर्नमेंट और बिजनेसेस लीडर के लिए, किसके लिए? अंडरस्टैंड करना, क्वांटिफाई करना और मैनेज करना ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो हो रहा है उसको। ठीक है, देखो ग्रीन गैस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल इज ए इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल गवर्नमेंट फॉर बिजनेस लीडर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल इज डेवलपिंग स्टैंडर्ड, अभी एक डेवलपिंग स्टैंडर्ड है, टूल है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दैट हेल्प्स कंट्रीज टू मैनेज that helps countries to measure and manage greenhouse gas emission। ठीक है, फ्रॉम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ऑपरेशंस वैल्यू चेन एंड मिटिगेशन। ठीक है, बेसिकली क्या है? एक डेवलपिंग स्टैंडर्ड टूल एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली जो कि हेल्प करेगा कंट्रीज को कि वह मेजर कर सके और मैनेज कर सके ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट द यूएनएफसीसीसी मीटिंग इन द पेरिस जो हुआ था 2015 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? जो यूएनएफसीसीसी का मीटिंग हुआ था पेरिस में 2015 में, उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, बताया पूछा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017 में। ऑल द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, गलत होगा। ठीक है, पूरे मेंबर कंट्रीज के द्वारा इसको साइन नहीं किया गया था। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्रीन हाउस गैस इमिशन सो दैट द राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी डज नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस और इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो इमिशन हो रहा है उसको उसमें लिमिट लगाना सो दैट जो बेसिकली क्या है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारा जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री ज़्यादा एक्सीड ना कर पाए। ठीक है, जी हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाला क्या बोला? डेवलप्ड कंट्री एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट 100,000 मिलियन ईयर फ्रॉम 2020 टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू कोप विद द क्लाइमेट चेंज। 1000 नहीं है, 100 है। ठीक है, $100 बिलियन कहीं ना कहीं देने की बात किया गया था डेवलप कंट्रीज को द्वारा। तो हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो, it is only agreed by 195 nations in Paris at the conference। ठीक है, एग्रीड किया गया था 195 नेशंस के द्वारा। द एग्रीमेंट विल इंटर इनटू फोर्स ओनली आफ्टर, किसके बाद? 155 कंट्रीज दैट अकाउंट फॉर एटलीस्ट 55% ग्लोबल इमिशन हैव डिपॉजिटेड देयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन। ठीक है, जब तक 55 कंट्री
जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन को कहीं ना कहीं सबमिट नहीं करेंगे तब तक एयरफोर्स में नहीं आ सकता, बेसिकली इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही था। उसके बाद स्टेटमेंट में थर्ड क्या बोल रहा है, डेवलप्ड कंट्री विल वर्क टू डिफाइन ए क्लियर रोड मैप ऑन रेचेटिंग ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस टू लगभग $100 बिलियन बाई 2020, ठीक है। रेचेटिंग मतलब इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे जो इनका बेसिकली फंडिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, consider the following statement. The sustainable development goals were first proposed in 1972 by global think tank called Club of Rome. बोल रहा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था 1972 में ग्लोबल क्लब ऑफ रोम के द्वारा, ठीक है, जो कि एक थिंक टैंक है। गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू अचीव्ड बाय 2030, ठीक है। बोल रहा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है बेसिकली उसको हमें 2030 तक अचीव कर लेना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर भी सही है हमारा। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर कलेक्शन ऑफ कितना 17 गोल्स का, किसके लिए डिजाइन किया गया है, डिजाइन टू बी ए ब्लूप्रिंट टू अचीव ए बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूल फॉर ऑल के लिए बेसिकली इसे डिजाइन किया गया है। अगर देखें तो एसडीजी आर द पार्ट ऑफ यूएन रेजोल्यूशन 75 ठीक है, एक पार्ट है यूएन रेजोल्यूशन का द 2030 एजेंडा विच वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2015। कब अडॉप्ट किया गया था, 2015। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। दे आर नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टेटमेंट नंबर हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट है। 1972 क्लब ऑफ रोम फर्स्ट मेजर रिपोर्ट द लिमिट टू ग्रोथ वाज पब्लिश, ठीक है। द लिमिट टू ग्रोथ वाज पब्लिश किसके द्वारा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा बेसिकली किया गया था, जो कि एक फर्स्ट मेजर रिपोर्ट था 1972 में किया गया था, ठीक है। इसको याद रख रहना क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी। सेकेंड वाला सही है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हाट इज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड कन्वेंशन और टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। एक जो यूनाइटेड कन्वेंशन है बेसिकली, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के लिए बेसिकली जो कि एक कन्वेंशन बनाया गया था कि जो एक्सपेंशन हो रहा है डिजर्टिफिकेशन का, जो एरेबल लैंड है वो डिग्रेड कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली बनाया गया था। उसका एम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखो, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशन प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ठीक है। इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप के तहत जो इफेक्टिव एक्शंस है उसको प्रमोट करना, ठीक है। जी हाँ, ऑप्शन सही है। इट हैज ए स्पेशल पार्टनरशिप फोकस ऑन साउथ एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड its secretariat facilitate the allocation of a major portion of financial resources to these region। स्पेसिफिक पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया नहीं यार, एक काफ़ी होलिस्टिक वे में लेके चलता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोकस नहीं करता, पूरे वर्ल्ड पे इसका फोकस होता है, तो स्टेटमेंट नंबर हमारा बी गलत हो जाएगा। इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच encouraging the participation of local people in combating the desertification, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल तक लेके जाता है इसका इंफॉर्मेशन। बेसिकली जो लोअर लेवल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, जो लोअर लेवल है बेसिकली वहाँ पे जो पीपल्स के साथ पार्टिसिपेट करता है कि वह हम मिलकर डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करेंगे, डिजर्टिफिकेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है सी विल बी द राइट आंसर, देख लेते हैं। Statement first, in its 197 parties aim through partnership to implement the convention and achieve the sustainable development goal. The end goal of it to protect the land from overuse and drought। मतलब इन गोल क्या है इसका, प्रोटेक्ट करना लैंड को, ओवर यूज ना कोई कर पाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो ड्रॉट का सिचुएशन बना हुआ है उसको भी खत्म करना। सो इट कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड फूड वाटर एनर्जी, ठीक है। दूसरा गलत है, कन्वेंशन एड्रेस स्पेसिफिकली द एरिड सेमी एरिड एंड ड्राई सब humid areas known as dry land where some of the most vulnerable ecosystems and people can be found, ठीक है। कहाँ कहाँ एरिड और सेमी एरिड और जो ड्राई सम ह्यूमिड एरियाज हैं बेसिकली वहाँ पे इसका स्पेशल फोकस होता है, ठीक है। अगर ये देखें तो हमें हमें अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिल सकता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट नंबर सेकेंड गलत था। यूएनसीसीडी इज पर्टिकुलरली कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, जिसके इनकरेज करेगा पार्टिसिपेशन किसका, लोकल पीपल का इन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स दे रखा है, उसको हमें कंसीडर करना है और बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें। ठीक है, क्या दे रखा है, देखो, टर्म्स एसोसिएटेड सीन इन न्यूज, ये टर्म्स दे दिया है। एनेक्स फर्स्ट कंट्री हो गया, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन हो गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, देयर ओरिजिन, बेसिकली उसके ओरिजिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कार्टेंजीना प्रोटोकॉल हो गया, नगोया प्रोटोकॉल हो गया, कोयोटो प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, अनेक्स फर्स्ट कंट्री, देखो यह गलत है, कार्टेंजीना प्रोटोकॉल से नहीं है, एक कोयोटो प्रोटोकॉल से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, नगोया प्रोटोकॉल, देखो ये भी गलत है हमारा, ये भी कोयोटो प्रोटोकॉल से ही है। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये भी हमारा जो टर्म है बेसिकली एसोसिएटेड कोयोटो प्रोटोकॉल से ही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो करेक्टली हमारा मैच कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज एंड देयर कमिटमेंट अंडर कोयोटो प्रोटोकॉल, अनेक्स फर्स्ट कंट्री, डेवलप कंट्री जो होते हैं जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, रसिया हो गया। ठीक है, प्लस इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, यूक्रेन हो गया, टर्की हो गया, सम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें आते हैं। ठीक है, अनेक्स सेकंड कंट्रीज क्या होते हैं, डेवलप्ड कंट्री, जो कि एक सेट है एनेक्स फर्स्ट का। ठीक है, इनका बेसिकली एम क्या होता है एम, ये रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू किसको, जो इकोनॉमीज ऑफ ट्रांजिशन है, मतलब इकोनॉमीज जो ट्रांजिशन में है उनको, और साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उनको, सो दैट जो असिस्ट कर सकें वह उनको, मतलब जो ये दोनों का इकोनॉमीज हैं, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब वह अपनी कंट्रीज में ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस कर सके, इसके रिस्पेक्ट में बात करता है। फिर उसके बाद क्या आता है, नॉन एनेक्स फर्स्ट, देखो, parties to UNFCCC that are not listed in Annex First of the Convention, जो बेसिकली अनेक्स फर्स्ट का कन्वेंशन था उसमें अगर जो लिस्टेड नहीं है उन्हें हम नॉन अनेक्स फर्स्ट कंट्रीज बोलते हैं। नॉट बाइंडिंग टारगेट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब इनमें ये बाइंडिंग नहीं होता है कि वह रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जो अनेक्स फर्स्ट कंट्रीज थे कंपल्सरीली बाइंडिंग टारगेट टू रिड्यूस गैस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बेसिकली जो है ना उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को रिड्यूस करने का कोई वो बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, जो देखो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट और सेकंड टर्म था, इज ऑप्शन आर एसोसिएटेड विद कोयोटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद कोयोटो प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, the economics of ecosystem and biodiversity, which of the following statement is are correct, पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट पढ़ो, पहला दे रखा है, इट इज एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बोल रहा है कि यह एक इनिशिएटिव है जो कि होस्टेड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हमारा गलत है, क्योंकि ये जर्मनी के द्वारा और जो यूरोपियन कमीशन है उसके द्वारा एक इनिशिएटिव है, बेसिकली उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा प्लस यूरोपियन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं, इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल, दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला तो बोला है यहाँ पे ग्लोबल एक इनिशिएटिव है। ठीक है, जो कि फोकस किस पे करता है, अटेंशन को ड्रॉ करता है बेसिकली जो इकोनॉमिक बेनिफिट है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उसके लिए अटेंशन को ड्रॉ करता है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि फोकस करता है किस पे, ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच that can help decision making, recognize, demonstrate and capture the value of ecosystem and biodiversity। ठीक है, it present an approach, एक approach को present करता है that can help, किस में help करेगा, recognizing, demonstrating and capture the value of ecosystem and biodiversity। जी हाँ, ये भी सही हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो, इट इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव, इंटरनेशनल ग्लोबल इनिशिएटिव है। ठीक है, इतना सही हमारा। लॉन्च बाय किसके द्वारा, जर्मनी एंड जो यूरोपियन कमीशन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जर्मनी और यूरोपियन कमीशन के द्वारा, ये याद रखना। दूसरा करेक्ट ही था, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, क्या करता है, ड्रा करता है अटेंशन को
टू द ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड नंबर स्टेटमेंट नंबर हमारा सही था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाईलाइट करना द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बेसिकली जो ग्रोइंग कॉस्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस का एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, एंड टू ड्रॉ टुगेदर एक्सपर्टीज फ्रॉम द फील्ड ऑफ कहाँ से? साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी टू अनेबल प्रैक्टिकल एक्शन। ठीक है, ये हमारा उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू, मतलब जो यूएन रेड प्लस प्रोग्राम है, मतलब क्या है बेसिकली इसका, जो यूनाइटेड नेशंस कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है बेसिकली, इस प्लान को अगर हम प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा वह क्या होगा? स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, पहला बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जी हाँ, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करेगा। यू मतलब फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को, अगर फॉरेस्ट रेस्टोरेशन को प्रमोट कर रहा है तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा। रिजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी सही है, एक रिजिलियंस प्रोवाइड कराएगा फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है। ठीक है, पोवर्टी रिडक्शन, जी हाँ ये भी सही है, पोवर्टी को रिड्यूस ही करेगा ना। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं जो नियर बाई एरियाज में पीपुल्स रह रहे हैं वो इफेक्टिवली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। ठीक है, फॉर देयर वेलबींग, फॉर देयर लाइवलीहुड। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ऑलरेडी दे रखा है इतना बड़ा, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21, क्या बोला है? एजेंडा 21 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और बोल रहे हैं इसको देखा गया है न्यूज में, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसको हमें कंसीडर करना है। ठीक है, देखो पूछ रहा है इट इज ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, एक ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही हुआ। सेकंड क्या बोल रहा है? इट ओरिजिनेटेड इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002 में। एजेंडा 21 कब ओरिजिनेट हुआ था? वर्ल्ड समिट जो हुआ था बेसिकली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जहाँ जो कि हेल्ड हुआ था कहाँ से? जोहान्सबर्ग में 2002 में। स्टेटमेंट नंबर सेकंड हमारा गलत है। ये कब हुआ था? ये रियो और समिट जो हुआ था ना, कब? 1992 में, तब एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, देखो रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ कितना? 27 प्रिंसिपल्स, जो कि गाइड करता है कंट्रीज को इन देयर फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कितनी कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया था? 175 कंट्रीज के द्वारा कहीं ना कहीं से साइन कर लिया गया है, ओवर 175 कंट्रीज के द्वारा। एजेंडा 21 जो है ना, एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है। कहाँ से निकला था? रियो और समिट 1992 से, मतलब इसका ओरिजिन रियो और समिट 1992 से माना जाता है। ठीक है, द नंबर 21 रिफर्स टू एजेंडा फॉर 24th सेंचुरी। यहाँ जो ये नंबर है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 21st सेंचुरी को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सिंस 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर इंक्लूडेड इन एजेंडा 2030। एक एजेंडा 2030 भी चल रहा है ना, तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंक्लूड किया गया, और हमारा एम है कि इसे अचीव कर लेना है कब तक? 2030 तक। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी गोल जिसे बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 17th गोल है ना, इसको 2030 तक अचीव कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। FAO accord the status of globally important agriculture heritage system to traditional agriculture system। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। अब पूछा है विच इज द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव, मतलब जो
ग्लोबली इंपॉर्टेंट हेरिटेज एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसका इनिशिएटिव का एम क्या है, ठीक है, ये बताना हमें। टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ट्रेनिंग in modern farming methods and financial support to local community to identify gaps so as to greatly enhance their agriculture productivity. टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराना इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट को भी प्रोवाइड कराना, किसको, लोकल कम्युनिटीज़ को, जो लोकली कम्युनिटीज़ है बेसिकली उनको फाइनेंशियल सपोर्ट को प्रोवाइड कराना, सो दैट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया जा सके सिग्निफिकेंट लेवल पे। गलत है। ये बेसिकली सेफगार्ड करने के लिए लाया गया था जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स है उसको, ठीक है। ये इतना नहीं करता, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह नहीं प्रोवाइड कराता लोकल कम्युनिटीज़ को, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कराता मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में। बेसिकली क्या है, जो हमारा वर्ल्ड का एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स है बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करना, उसको डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करना, ठीक है। सेकेंड अटैचमेंट क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फॉर्म प्रैक्टिस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटी, ठीक है। क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और सेफ गार्ड करता है, ठीक है, जो इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फॉर्म्स मेथड्स हैं बेसिकली प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ किसको, उससे जो एसोसिएटेड क्या है, लैंडस्केप है बेसिकली, लैंड्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी है, नॉलेज सिस्टम्स है, उसको लोकल कम्युनिटी है, ठीक है। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन सच आइडेंटिफाई गैस, ठीक है, ये गलत है यार। जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस को प्रोवाइड वगैरह नहीं करता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट भी विद राइट आंसर। देखो, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय किसके द्वारा, एफएओ, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, किसके लिए, टू सेफगार्ड एंड सपोर्ट द वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ठीक है। किसके लिए था, सेफगार्ड करना एंड सपोर्ट करना, किसको, वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स जो है बेसिकली उसको, ठीक है। अगर देखें तो जो इनिशिएटिव इंटेंडेड टू सेफगार्ड सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ दीज हेरिटेज सिस्टम, क्या क्या, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज जो है बेसिकली उसको सेफगार्ड करना जो इस हेरिटेज सिस्टम में है, ठीक है। देर इज नो सच प्रोविजन, जीआई इज अकॉर्डेड टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम सर्टेन ओरिजिन, हैदराबादी बिरयानी, नॉट ऑल द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है। जीआई टैग दिया जाता है बेसिकली एक सर्टेन प्रोडक्ट को जो कि कहीं से ओरिजिनेट होता है, जो कि उस एरिया का वह स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट होता है बेसिकली, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उस एरिया में फेमस होता है जो चीज़ें, ठीक है, और उसी एरिया में बेसिकली फेमस होता है और उसका जो एक क्वालिटी बेसिकली है बनाने बनाने का वो उस एरिया में बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, 3 साइट रिकॉग्नाइज एज ग्यास इन इंडिया, कुट्टानंद बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम कहाँ है, केरला, कुट्टानंद बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम केरला में, ठीक है। कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ ओडिशा, जो कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बेसिकली प्रैक्टिसेस है परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा में, उसको भी इसके अंदर लिया गया है, ठीक है। पंपोर सैफरॉन हेरिटेज कहाँ पे, कश्मीर में, जो पंपोर सैफरॉन हेरिटेज है बेसिकली कश्मीर का, उसे भी इसके अंदर लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, व्हाट इज आर यूनिक अबाउट कराई कैमल, ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया। देखो, अगर इस कैमल की बात करें तो बेसिकली हमें गुजरात वगैरह में देखने को मिलता है, एंड कहाँ पे, राजस्थान में देखने को मिल सकता है, गुजरात और राजस्थान में हमें इसकी स्पीसीज को देखने को मिल सकता है, मतलब क्या है, वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। आइए इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, मतलब क्या है, इसके अंदर क्षमता होती है कि ये सी वाटर में लगभग 3 किलोमीटर तक स्विम कर सकता है। जी हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। They have that capability to swim up to 3 kilometers in sea water. It survived by grazing on mangrove.
जो मैंग्रोव्स है बेसिकली इस एरियाज में वेस्टर्न यूपी में, ये सर्वाइव करते हैं उस पे कच्छ वगैरह रीजन में, जो वहाँ पे जो मैंग्रोव्स वगैरह परसेंट है उस पे सर्वाइव करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, उसी को खाते होते हैं, ठीक है, उसमें जहाँ पे जो स्पीसीज ट्री की स्पीसीज वगैरह देखने को मिलती है उसको खाते हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। हाँ, वहाँ पे पाए पाए जाते हैं बेसिकली, और वहाँ के मैंग्रोव्स जो होते हैं ना उस पे फीड करते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, इट लिव इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। लिव इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, भाई ऐसा नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा। दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट वह सही होगा, ठीक है। Karai camels have a special ability to swim in sea water and feed on saline plants, जो सी वाटर में बेसिकली प्लांट्स वगैरह होते हैं उसको फीड करता है, एंड मैंग्रोव्स को, ठीक है। विच इज हाउ दे गेट देयर नेम Karai, recognized as a separate breed in few years ago by National Bureau of Animal Genetic Resources, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज बेसिकली उसके द्वारा एक सेपरेट ब्रीड रिकॉग्नाइज किया गया था इसको, ठीक है। The Karai camel is probably the only domesticated breed of camel that live in dual ecosystem. The two camel breed in Kutch, a coastal region of Gujarat, दैट इज ऑल्सो ए साइजेबल डेजर्ट टेरिटरी। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में अगर हम देखें तो यह इंडेंजर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। स्टेट में सेकंड हमारा सही था क्योंकि वो फीड करते हैं किसमें, मैंग्रोव्स पे, ठीक है। थर्ड गलत था। गिवन द ब्रीड एबिलिटी टू सर्वाइव बोथ एंड लैंड एंड सी, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज हाईली अनलाइकली। मतलब क्या है बेसिकली कि यह पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है इसे हम सही नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों में सर्वाइव कर सकता है। देखो पुष्पाराज आ गए। विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स, रेड सैंडर्स के रिस्पेक्ट में बेसिकली क्वेश्चन पूछा है, समथिंग सीन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज स्पीसीज फाउंड इन द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। यह एक स्पीसीज है, कहाँ पाया जाता है, साउथ इंडिया में, ठीक है। जो इंडिया का पार्ट है बेसिकली साउथ में, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जी हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया। देखो साउथ इंडिया में तो सही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है भाई, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, यह बेसिकली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। ड्राई जो डिसिडस फॉरेस्ट है बेसिकली वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे स्टेटमेंट नंबर सेकंड विल बी द रॉन्ग आंसर। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। रेड सैंडर इज एन इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीसीज विथ रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज इन कहाँ पे, ईस्टर्न घाट में। ये याद रखना, वेस्टर्न घाट में नहीं होता, ठीक है, ईस्टर्न घाट में होता है। इट इज इंडेमिक टू द डिस्ट्रिक्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। रेड सैंडर यूजुअली ग्रो इन रॉकी डिग्रेडेड एंड फैलो लैंड्स विथ रेड सॉयल एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। रेड सॉयल होना चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में देखे तो इंडेंजर्ड है, काफ़ी ज़्यादा इसका तस्करी होता है। दूसरा इनकरेक्ट है, इट अकर इन फॉरेस्ट फॉर्मेशन विच इज क्लासिफाइड एज सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में बेसिकली ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन नेचुरल हैबिटाट। बोल रहा है कि आप इंडिया के किस रीजन में जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है उसके नेचुरल हैबिटाट में पा सकते हैं, वेस्टर्न घाट बेसिकली, ठीक है। देखो आंसर नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्यों, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, द ग्रेट पियर्ड हॉर्नबिल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द हॉर्नबिल फैमिली, ठीक है। हॉर्नबिल फैमिली का एक लार्ज मेंबर है बेसिकली। मेजॉरिटी ऑफ अगर पॉपुलेशन की बात करें बेसिकली यह फाउंड होता है इंडिया में विद सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट और नीलगिरी। मोस्टली फाउंड होता है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में। अगर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन की बात करें इंडिया में कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो ये वेस्टर्न घाट, ठीक है। और नीलगिरी एरियाज में, यहाँ पे जो नीलगिरी एरियाज वगैरह है, ठीक है। दे ऑल्सो अकर इन कहाँ पे, म्यांमार, आइलैंड ऑफ मरगुई आर्चिपिलागो,
सदर्न चाइना, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, पेनिनसुलर मलेशिया हो गया, सुमात्रा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, यहाँ सब पे भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली हमारा 2016 का क्वेश्चन हो गया, हमने पूरा डिस्कस कर लिया डिटेल वे में। अब 2017 में देखेंगे, ठीक है। सो 2017 से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।